साथियों नमस्कार। साथियों फाइनली यूएसए ने ईरान पर हमला कर दिया है। यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा था कि हमें करीब करीब 2 हफ्ते चाहिए, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे हमें क्या करना है। और हम सब अनुमान लगा रहे थे कि अगले 3 से 4 दिन में कुछ ना कुछ ये कर डालेंगे। अभी 2 दिन ही हुए ट्रंप के उस बयान को और ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर B2 बॉम्बर्स ने दे दनादन बॉम्बिंग करी है। और अब इनका कहना यह है यूएसए का और इसराइल का कि अब हम पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनको हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है और अब ईरान भी कुछ ना करे, शांत पड़ जाए और यहीं से पीस का रास्ता निकलता है। ट्रंप का कहना यह है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं युद्ध में पड़ूं, लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। एक एक करके देखते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, जब ये हमला हो गया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, कहते हैं वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नतांज एंड एस्फहान। All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordo. Fordo पर इन्होंने B2 बॉम्बर से 6 बॉम्ब गिराए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब ये B2 बॉम्बर क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये इस तरह का एक बॉम्बर होता है और ये स्टेल्थ का बना होता है, यानी कि ये एयर डिफेंस सिस्टम के रडार में नहीं आता। ये कोई भी रेडिएशन आ रहा होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। जब रिफ्लेक्ट करते हैं तभी पता चलता है कि अच्छा वहां से प्लेन जा रहा है या कोई विमान जा रहा है। यहाँ पर रडार है, रडार ने उस पर रे मारी, रे टकरा के लौट के आई, तब पता चलता है कि हाँ जा रहा है। ये क्या करता है, लौटाता ही नहीं है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि पता ही नहीं चलती कि ये वहां से निकला भी है कि नहीं निकला। ये है B2 बॉम्बर। इसकी कीमत, इसकी जो लागत मूल्य है यूएसए के द्वारा, ये लगभग लगभग 18,000 करोड़ का एक बॉम्बर है। और यूएसए ने ये प्रोग्राम, इस बॉम्बर को बनाने का प्रोग्राम 1980 में स्टार्ट किया था, लेकिन यूएसएसआर के उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था तो उसके कारण फिर ये बीच में रोक दिया गया प्रोग्राम। उसके बाद यूएसए ने इसको दोबारा बनाया और टोटल 20 बनाए थे। ठीक है जी। तो ये काम करता है ऐसे बॉम्ब्स को गिराने में जो बॉम्ब बहुत डीप पेनिट्रेशन करते हैं, मतलब कहीं पर आपने धरती के अंदर जाकर के कहीं न्यूक्लियर बम छुपा रखे हो, ये वहां भी जाकर के अटैक कर सकता है। इस टाइप की फैसिलिटी इसराइल के पास नहीं थी, इसलिए इसराइल बार बार अटैक तो कर रहा था ईरान पर, लेकिन ईरान की फोर्दो साइट में जो नीचे लगभग बताते हैं कि 100 मीटर नीचे उन्होंने जो है चीज को स्टोर करके रखा हुआ था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रखी थी। वहां तक इसराइल पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, वहां तक अटैक कर नहीं पा रहा था, तो वहां पर काम आया ये बॉम्बर और वहां भी 6 बॉम्ब गिराए हैं। कुछ ना कुछ तो पहुंचा ही होगा। ये जब गया तो ये अपने साथ एक पूरी फ्लीट लेकर के गया था, जिसमें आपको बाकी 4 विमान दिखाई दे रहे होंगे। ये यूएस की नेवी से उड़ान भरे थे, जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वहां से, और ये इसको बकायदा कवर देते हुए जाते हैं। ये अटैक करता है, लौट आता है, इस तरह से पूरी फ्लीट गई थी। बताते हैं कि 2 B2 बॉम्बर्स का यूज हुआ है, अभी कंफर्म नहीं है संख्या का, कहीं से पता नहीं चल पा रहा, पर अभी तक 2 की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि यूएसए ने इसको यूएस से भेजा हो या कहीं मिडिल ईस्ट से भेजा हो, ऐसा नहीं है। इस बॉम्बर को भेजा गया है गुआम नाम की जगह से, जो यूएस का एक आइलैंड है, यूएस ने कब्जा कर रखा है एक आइलैंड पर, यहां से भेजा गया है और तब जाकर के ईरान पर अटैक किया है। यानी ईरान यूएस के बेसिस पर नजर रख रहा होगा। कहां रख रहा होगा, या तो मिडिल ईस्ट में रख रहा होगा, या हो सकता है यूएस के आसपास रख रहा हो। ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है जो इनसे लगभग लगभग 7,000 किलोमीटर दूर है, वहां से ये बॉम्बर उड़ान भरेगा और इन पर अटैक करके चला जाएगा। ऐसी खबर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जो ये फॉर्दो है, नतांज है और इस्फहान है, इन तीनों पर अटैक हुआ है। यूएस तो कह रहा था 15 दिन का टाइम चाहिए, लेकिन ये 2 ही दिन में क्यों कर डाला? क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, अमेरिका की सैटेलाइट इमेजेस ये बता रही हैं कि ये जो ईरान है, ये फॉर्दो से अपने जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर रहा था। इस बीच ये देखा गया है कि लगभग 16 से 18 ट्रक्स ऐसे थे जो पहले लाइन से फॉर्दो साइट पर गए और फिर उनमें से कुछ कुछ निकलने लगे थे। इसलिए इससे पहले कि ये पूरा मामला खाली कर देता या फॉर्दो साइट्स को बिल्कुल पूरी तरह से वैकेंट कर देता, इसलिए उसने यूएस ने पहले ही बम इस पे गिरा दिए। ऐसी खबर आ रही है। और आपको पता है कि इनकी जो फॉर्दो साइट है वो सबसे मेन साइट है और यही वो साइट है जिस पर बार बार इसराइल भी अटैक कर रहा है, लेकिन इसराइल को उतनी सफलता मिल नहीं पा रही थी। फाइनली यूएस ने किया और किस तरह से किया वो भी आप देखिए। ये इनका बॉम्बर है, बॉम्बर का एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं। ये बॉम्बर इनका, ये देखिए इस तरह से चलता है, एकदम लगता है कि हाँ कुछ चल रहा है, खतरनाक सी चीज। ये है यूएस, देख रहे हैं आप, ये देखिए बिल्कुल बादलों से ऊपर उड़ता है, आप देख भी नहीं सकते नीचे। ये देखिए
ये है यूएस। और अटैक जो हुआ है उसको भी आप एक बार देखिए। ये अटैक के बाद इस तरह से फ्यूम्स निकले हैं, ऐसा लगता है न्यूक्लियर अटैक हुआ है क्या। अभी तक रेडिएशन की कोई खबर नहीं आई है कि रेडिएशन निकला है कि नहीं निकला। और ईरान का कहना यह है कि हाँ, हमारी 3 साइट्स पर हमला हुआ है। ईरान ये भी कह रहा है कि कोई भी सिविलियन नहीं मारा गया है। और ईरान ये भी कह रहा है कि ये IAEA की निगरानी में किया है यूएस ने, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो ये सब चीज़ों पर ध्यान रखती है कि कौन न्यूक्लियर बम बना रहा है, नहीं बना रहा है, कोई उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, कोई किसी दूसरे देश को शिफ्ट तो नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें हैं। तो इजराइल ने खुद 2-3 चीज़ें स्वीकारी हैं। मैं और भी आपको ब्लास्ट की वीडियो दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से जो फोर्डो की साइट है वहाँ पर अटैक किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र के नीचे उन्होंने बना रखी थी। बताते हैं कि लगभग 100 मीटर नीचे तक जाकर के पेनिट्रेट किया है इस बम ने, वहाँ जाके फटा है। अब इतना कर गया है तो यूरेनियम तो फटना चाहिए, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि भैया कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है समझ में नहीं आता। अब मैं आता हूँ दोबारा डोनाल्ड ट्रंप पर। हम उस बात को कर रहे थे जो बीच में अधूरी रह गई। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर कह रहे हैं, ऑल प्लेन्स आर सेफली ऑन देयर वे होम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर ग्रेट अमेरिकन वॉरियर्स, देयर इज नॉट अनदर मिलिट्री इन द वर्ल्ड दैट कुड हैव डन दिस। कह रहे हैं कि जो काम हमारी यूएसए की मिलिट्री ने किया है, ऐसा कोई मिलिट्री नहीं कर सकती दुनिया की। नाउ इज द टाइम फॉर पीस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ओके, कह रहे हैं अब शांति का समय है और आप सभी का धन्यवाद, आप लोग इस चीज पर गौर कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि एनी रिटेलिएशन बाय ईरान अगेंस्ट यूएस विल बी मेट विद फोर्स फार ग्रेटर देन व्हाट वाज विटनेस्ड टुनाइट। कह रहे हैं कि जो ईरान ने अगर इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दी यूएस के खिलाफ, तो ईरान इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति देखेगा। थैंक यू डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो ये सारी बातें इन्होंने कही हैं। अब सवाल ये उठता है कि यूएस ने तो चलो अपने मन की कर ली जो यूएस को करना था, यूएस ने बम्बर से बॉम्बिंग कर ली, सारा कुछ है, ठीक है, देख लीजिए साहब, इन्होंने कर लिया। अच्छा, एक चीज और, ये जो यूएस ने बॉम्बर्स के साथ साथ मिसाइल्स का भी प्रयोग किया है, जिसमें आपको पता है टोमाहॉक करके एक मिसाइल है, टोमाहॉक बोलते हैं इसे, ये लगभग इस टाइप की है, और बता रहे हैं कि लगभग ऐसे 30 मिसाइल्स का प्रयोग किया गया है। मतलब यूएस ने लगता है पूरी जान लगा दी कि कैसे भी करके फोर्डो में कुछ बच ना जाए। तो मिसाइल्स का भी प्रयोग किया गया। बताते हैं कि इस मिसाइल्स को यूएस नेवी से लॉन्च किया गया था। और आपको पता है कि कुछ दिन से यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर या यूएस की अच्छी खासी एक फ्लीट इस समय पर्शियन गल्फ में है, जो कुछ दिन पहले ही पहुंची है। हो सकता है यूएस ने वहां से इसको लॉन्च किया हो। ठीक है, इसका काम भी वही है कि अंदर तक जाकर के विस्फोट करना, तो जाहिर सी बात है तो इस तरह की मिसाइल है, इसका भी प्रयोग किया गया है। और ईरान इस समय सख्ते में है, ईरान समझ नहीं पा रहा कि कैसे रिएक्ट करें। ईरान तो स्वीकार रहा है, हाँ हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, कोई सिविलियन नहीं मरा है, वो सारी बातें ईरान कह रहा है, नो डाउट। बट अब सवाल ये उठता है कि इन सब के बाद ईरान क्या कर सकता है। ईरान ये कर सकता है कि यूएस ने अभी तक जो प्रयोग किया है वो किया है गुआम से, पर्शियन गल्फ में उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर से। यूएस ने अभी तक जो मिडिल ईस्ट है या जो वेस्ट एशिया है, वहां पर उसके जो बेसिस हैं या वहां पर उसकी जो फौज है, उसका प्रयोग नहीं किया है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि यूएस ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है, और यूएस की स्ट्रेटेजी देखिए, उसे पता है कि ये बात यहां खत्म नहीं होने वाली है। अभी ईरान भी रिटेलिएट करेगा, ईरान इससे ज्यादा कुछ बड़ा कर सकता है जो भी तक ईरान ने नहीं किया है। यूएस को पूरा पूरा अंदाजा है, और यूएस को यह भी पूरा अंदाजा है कि अब ईरान जब रिटेलिएट करेगा तब हमें ईरान के आसपास के देशों में जो हमारी फौज है उसका उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए यूएस की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी थी कि हम अभी अपनी आसपास की फौज को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना ही इनका इस्तेमाल करेंगे, इनको यहाँ एज इट इज रखेंगे। पहले हम दूर की चीजों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसको तो हम रिफ्यूल कर सकते हैं, इनको रिफ्यूल करना मुश्किल पड़ जाएगा। रिफ्यूल का मतलब अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाती है तो चूंकि वॉर क्षेत्र बन जाएगा, यहाँ से सैनिक ले जाना लाना, एयरक्राफ्ट ले जाना लाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसलिए यूएस अभी इनको इंटैक्ट रखा हुआ है। यूएस को पता है कि ईरान अभी रिटेलिएट करेगा। अब ईरान के पास भी मौका है, क्योंकि साहब ऐसा कोई देश नहीं है इस क्षेत्र में जहां यूएस के बेसिस ना हो। हर जगह यूएस के बेसिस हैं, आप देख सकते हैं मैप में, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे कुवैत हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान हो, यमन हो, सऊदी हो, हर जगह है। एक बात मैं आपको और बता दूं, 15 मई के आसपास की बात है, यूएस ये पहले से प्लानिंग कर रहा है। देखिए 15 मई के आसपास की बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप है सऊदी की यात्रा पे थे, यूएई की यात्रा पे थे और कतर की यात्रा पे थे। सऊदी, यूएई, कतर, नो डाउट बिजनेस डील करने गए थे, लेकिन साथ में उन्हें पता है कि इन तीनों देशों को
जरूरत पड़ेगी हमें अगर हम ईरान पर कुछ करते हैं। उसके बाद उसी बीच सऊदी अरेबिया में डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष से, तो सीरिया भी कॉन्फिडेंस में उनके है। और अभी हाल फिलहाल में किस तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करी है वो भी किसी से नहीं छुपा है। यानी कि यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आसपास के लगभग सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पिछले 1 महीने में मुलाकात कर ली है। तो यह मुलाकात कुछ लंबा सोच के रखी गई थी, कुछ लंबा सोच के की गई थी। यूएस ने सारे कॉन्सिक्वेंसेस को दिमाग में रख करके पूरी प्लानिंग बनाई है। और इजराइल ने जो भी अटैक किया है 13 जून को, वो जाहिर सी बात है कि यूएस के कॉन्फिडेंस में था। वरना पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से हम सभी डॉट्स को कनेक्ट करें तो ऐसा लगता है कि शायद इस चीज की प्लानिंग लंबे समय से चल रही है। हालांकि हम सबको ये पता था कि ईरान पर अटैक होना है, लेकिन ये नहीं पता था ना कि 2025 के कौन से महीने में होना है या 2026 में होना है, कब होना है। लेकिन अब देखते हैं तो हाँ पता चलता है कि पिछले 1.5 महीने से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी कि हमें कैसे क्या करना है। और यूएस पहले बोलता रहा कि इजराइल ने क्या किया हमें नहीं पता, हम इसके पीछे नहीं है, और अब देख लीजिए यूएस किस तरह से है। ठीक है, तो ईरान इनके इन बेसिस पर अटैक कर सकता है। उसके अलावा यूएस के लगभग 40,000 जवान इस क्षेत्र में तैनात हैं, अलग अलग देश में अलग अलग इनकी संख्या है, आप देख सकते हैं। इन जवानों पर भी ईरान अटैक कर सकता है। ईरान खुद अटैक नहीं करेगा इन जवानों पर हो सकता है या बेसिस पर हो सकता है ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स करें, जैसे हूती। अभी तक हूती उतना कमजोर नहीं हुआ है जितना हिजबुल्लाह और हमास कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। तो हो सकता है अब ईरान का हूती ग्रुप एक्टिवेट हो जाए, और हूती ग्रुप जब एक्टिवेट होगा तो न सिर्फ यूएस के बेसिस और जवानों पर हमला कर सकता है, बल्कि सऊदी में भी जो यूएस की चीजें हैं उन पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि हूतियों की सऊदी से भी लड़ाई है। तो हो सकता है अन्य देशों को भी इसमें घसीटा जाए। ये मामला अब गरमाएगा, खत्म नहीं होगा। आप ये ना समझे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि थैंक यू तो थैंक यू, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सारा खेल सत्ता का होता है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी लड़ाई होती है सत्ता के लिए होता है। जो ईरान है, ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, वो ये सब कुछ कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये दिखाने के लिए कि सबसे सुप्रीम वही है, सबसे सुप्रीम ईरान है। अगर वो ऐसे पिट करके चुपचाप बैठ जाएगा तो जो सुप्रीमेसी का वो दावा कर रहा है उसे कौन पूछेगा? ये वही वाली हाल है पाकिस्तान वाला, कि पाकिस्तान को हमने पीट दिया, पाकिस्तान चुप पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि चुप पड़ा ही रहेगा, वो वापस आएगा। क्योंकि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस इस चीज पे चल रहा है कि हमें इंडिया से दुश्मनी करनी है। तो ये ईरान अभी रिटेलिएट करेगा, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा वो एक देखने वाली बात होगी। मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। ईरान के पास सबसे सॉफ्ट टारगेट है मिडिल ईस्ट में यूएस के बेसिस और उसकी फोर्सेस। अच्छा, इन सब में भी सबसे सॉफ्ट टारगेट है बहरीन, ये भी मैं आपको बता दूं। इन सब में भी सबसे सॉफ्ट टारगेट है बहरीन। ये देखिए, यहां पर एक छोटा सा देश है बहरीन, ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है। यहां पर यूएस का ज्यादा कुछ है नहीं, एक बेस है छोटा सा, उसके अलावा बहरीन उतना ज्यादा चर्चा में भी नहीं रहता। तो ईरान हो सकता है ऐसे देशों को टारगेट बनाए जहां पर मिलिट्री एसेट्स यूएस के उतने ज्यादा है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल यूएस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ईरान के इस फोर्डो न्यूक्लियर साइट को खत्म करने में। अब भी अगर ये फोर्डो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई तो फिर भाई फिर तो न्यूक्लियर हमला ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि B2 बम्बर्स भी अगर नहीं कर पा रहे, दुनिया के सबसे खतरनाक बम्बर्स माने जाते हैं, सबसे महंगा प्लेन माना जाता है, अगर ये भी नहीं कर पा रहा तो फिर कौन करेगा? ये वाली चीज है। खैर, देखते हैं अब अगला स्टेप क्या होता है, ईरान का, इजराइल का या यूएस का, जो भी होगा उस पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।